नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टाटा समूह इतना मेहरबान क्यों है? 768 करोड़ रुपए यूं ही खाते में डाल दिए जैसे मेरे और आपके खाते में कोई 50-100 रुपए डाल दे। बदले में टाटा समूह को 44,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई। इस देश में क्या भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा? मैंने पान मसाला के खिलाफ एक PIL करी थी जब कोरोना कोरोना काल में 50 केस थे तो बंद कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने। जब हजारों केस आने लगे, लोग मरने लगे, तो पान मसाला की कंपनियों को अनुमति दे दी गई बेचने की। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कितनी सैकड़ों करोड़ की डील हुई होगी। उसके बाद रजनीगंधा ने कहा कोर्ट में, साहब हम प्रधानमंत्री कोष में 10 करोड़ रुपए दान देकर आए। बताइए, इस आपके जान की कीमत सिर्फ 10 करोड़ रुपए, वो भी प्रधानमंत्री सहायता कोष में। क्या वैक्सीन में ऐसी खेल हुआ था? ये सारी बातें मैंने अभय दुबे जी से की और पूछा है उनसे कि क्या कर्नाटक सरकार गिर जाएगी? DK शिव कुमार क्या करने जा रहे हैं? अच्छी बातचीत है, सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं ले चलता हूँ आपको अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक लाइनें थी, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जब सामने आया था तो आंखें चुधिया गई थी। लगता ही नहीं था कि कोई सरकार, कोई पार्टी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है। 10,000 के ठेके लो और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में 100-200 करोड़ रुपए, 300 करोड़, 500 करोड़ डाल दो। लाइन लगी हुई थी, मामला दबा दिया गया, लेकिन जो गिर गिर के लोग गिर रहे थे, मर जा रहे थे 5 मिनट में। एक चर्चा चली कि क्या वैक्सीन का खेल है ये। और फिर तो पता चला कि भैया वैक्सीन बनाने का ठेका जिसने दिया था उसने भी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अपने करोड़ों रुपए डाले थे। लेकिन जब गोदी मीडिया सिर पे हो तो ऐसी खबरें दब जाती हैं। लेकिन अब फिर एक जिन सामने आया है। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा समूह को सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट बनाने के लिए 44,000 करोड़ की सब्सिडी मिली और ठीक 4 हफ्ते बाद भाजपा के खाते में 758 करोड़ रुपए पहुंच गए। रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी के नाम पर सरकारी खजाना खुला और चुनाव से पहले टाटा समूह बीजेपी का सबसे बड़ा दानदाता बन गया। मैंने अभी पिछले दोनों 15-20 दिन पहले ही टाटा समूह की स्टोरी करी थी। टाटा समूह में हजारों करोड़ का खेल चल रहा था और टाटा समूह के जो उत्तराधिकारी थे उनके बीच जंग चल रही थी। मैंने कंफर्म बताया था उस खबर में कि अमित शाह के घर पे पंचायत हुई कि टाटा की ऐसी बदनामी, ऐसी बेइज्जती कभी रतन टाटा के टाइम में नहीं हुई। हजारों करोड़ का खेल टाटा समूह में किस तरह दिए गए, किसी को शेयर होल्डर कर दिया गया, किसी को डायरेक्टर बना दिया गया, जबरदस्त तरीके से। गृह मंत्री ने हस्तक्षेप किया, वरना टाटा समूह की खबरें बहुत जबरदस्त खबर थी। मेरे दर्शक नीचे आके देखेंगे तो टाटा समूह की खबर आपको मिल जाएगी। पूरे देश में 4 PM अकेला चैनल था जिसने उस की टाटा समूह की इस खतरनाक कहानी को आप सबके सामने रखा था। मैंने उस समय बताया था, मैंने खुद वो खबर करी थी कि अमित शाह जी इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो मामला टाटा समूह की लड़ाई खत्म हो रही है। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि इस हस्तक्षेप की एक कंसल्टेंसी फीस होती है। आदमी के कंसल्टेंट रखते हैं हमारे यहाँ तो 2-4-5 हज़ार रुपये लेते हैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी की कंसल्टिंग फीस 758 करोड़ रुपया है। 44,000 करोड़ की सब्सिडी मिली। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, बड़े बड़े अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन थे। गोदी मीडिया ने कहा अब तो भारत पे क्रांति आ जाएगी, एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लग रहा है। किसी ने नहीं बताया कि ये 758 करोड़ रुपए दान देता सियाली पेट दान भी चले गए हैं। क्या हो गया है देश में अभय जी? उससे पहले मैं एक और खबर आपको बता दूं। जब कोरोना काल चल रहा था, लोग तड़प तड़प के गिर रहे थे। जैसी शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश में पान मसाले पे प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि पान खा के थूकने पे ये होता है कि थूकेंगे तो और ज्यादा फैलेगा वायरस। और जब 50,000 केस से ऊपर होने लगा तो पान मसाला वाले बहुत ताकतवर लोग होते हैं, हजारों करोड़ की रोज की मतलब महीने की आमदनी होती है। कोई डील हुई और फिर अचानक जब हजारों लोग मर रहे थे, पान मसाला खोल दिया गया। मैंने नोटिस दिया और फिर मैंने PIL करी कि इस समय कोविड काल चल रहा है, लोग बेतहाशा मर रहे हैं, ऐसे में पान मसाला तो खुलना ही नहीं चाहिए, थूकेगा और वायरस फैलेगा। उस मेरी PIL पे रजनीगंधा ने एक एफिडेविट लगाया कि साहब हम तो समाज का बड़ा ध्यान रखते हैं और अभी 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सहायता कोष में दान देकर आए हैं। तो मैंने उससे स्टोरी करी कि तुम 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सहायता कोष में दे आए हो
तो क्या लाइसेंस ले लिया है कि लोग तुम्हारा पान मसाला खा कर थूकते रहे और वायरस फैलता रहे, कुछ हुआ नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है ये जो बड़े-बड़े जो दानदाता होते हैं, ये दान देते क्यों? टाटा समूह जिसकी एक छवि थी, एक मर्यादा थी, वो 758 करोड़ रुपए क्यों दे रहा होगा? और क्या ये उचित है? ये एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना देश का, बनेगा या नहीं बनेगा? मुद्दा तो है, बहुत बड़ा है, लेकिन बनेगा नहीं, बनने नहीं दिया जाएगा। पहले ही से इंतजाम कर लिया गया होगा कि इसको ना बनने दिया जाए मुद्दे को, और उसको मुद्दा बनने से रोकने में सब लोग लग जाएंगे। मुद्दा बनने से रोकने में उसे मीडिया लग जाएगा, मुद्दा बनने से रोकने में अदालतें लग जाएंगी और सत्ताधारी दल लग जाएगा बोलने में। जब ये तीन बड़ी ताकतें उसको मुद्दा बनने से रोकने में लग जाएंगी तो मुद्दा कैसे बन पाएगा? नहीं बनेगा मुद्दा। देखिए, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जब मुकदमा चला उसका, तो फैसला आया कि ये तो इलीगल है पूरी तरीके से, ये तो गैर कानूनी है। अच्छा, गैर कानूनी कहने के बावजूद भी इलेक्टोरल बॉन्ड तो बंद कर दिए गए, लेकिन भाजपा लगातार अपना बचाव करती रही। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद भाजपा ने कभी नहीं माना कि उसने इलीगल काम किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि तो फिर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, वैसा नहीं तो वैसा क्यों, मतलब इधर उधर घुमा फिरा कर वो अपने इस काम का बचाव करती रही। मीडिया भी भाजपा के इस बचाव में खबर जरूर छाप दी उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट से कह दिया गया कि इलीगल है, और उसकी लिस्टें ही सब छाप दी गई। थोड़ा बहुत टीवी के ऊपर थोड़ा हंगामा भी हुआ, लेकिन मीडिया ने भी भाजपा के ऊपर कभी कोई सवालिया निशान नहीं लगाया। मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग नहीं की कि जब आपने इसे इलीगल करार दे दिया है तो इस पैसे की वसूलियाबी होनी चाहिए। अगर ये पैसा गैरकानूनी रूप से कमाया गया है तो इस पैसे की वसूलियाबी होनी चाहिए। कायदे से भारतीय जनता पार्टी के कोष से पैसा निकलवा कर सरकार के खजाने में डाला जाना चाहिए था। वो पूरा का पूरा पैसा, अगर पैसा गैरकानूनी घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको डाला जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस हद तक नहीं गया, वो केवल ये कह के रह गया कि इलीगल है, और जिसने इलीगल मनी कमाया था उसको इलीगल कमी खाने की पूरी छूट दे दी गई, और वो पूरा इलीगल मनी बचा गया। अब जो टाटा समूह से जो उनको सब्सिडी दी गई है 44,000 करोड़ की, उसके बदले में जो ये क्विड प्रो को है, एक ये फायदा पहुंचाने के बदले फायदा देना है, उससे जो भाजपा के कोष में रुपया गया है, यही पूरा का पूरा इसके पीछे वही उसूल काम कर रहा है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे काम करता था। इसके और उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टाटा के अंदर, टाटा समूह के अंदर जो कारपोरेट गवर्नेंस को लेकर जो हंगामा चल रहा था, टाटा समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर के बीच में जो तमाम सारे मतविरोध थे और आपसी झगड़े चल रहे थे उसके अंदर, तो उसमें अमित शाह ने उसमें बीच बचाव किया और उन्होंने पंच फैसला करवाया उसका। और आप कह रहे हैं कि इसकी कंसल्टेंसी फीस हुई। मेरे ख्याल से जो कंसल्टेंसी फीस गई होगी वो कुछ और होगी, वो दूसरी कोई चीज रकम होगी। ये रकम कंसल्टेंसी फीस नहीं है, ये रकम तो जो 44,000 करोड़ रुपए की वो दी गई है, सब्सिडी दी गई है, उस सब्सिडी के बदले मिली है। तो कंसल्टेंसी फीस को इसके साथ मत जोड़िए, वो कोई और होगी कंसल्टेंसी फीस, जो किसी और वक्त पे टाटा समूह तो अमित शाह के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करेगा या कृतज्ञता को दूसरे तरीके से कहीं चुकाएगा। अमित शाह को निजी तौर पर चुका सकता है, या भाजपा को चुका सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है इसमें। सब कुछ जो है वो कयासों के दायरे में है। तो ये स्थिति है। अच्छा, ये सब मुल्क में लगातार चल रहा है और इसी तरीके से चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ करने की छूट है, या आप कहिए उसने सत्तारूढ़ रहते हुए कुछ इस तरह से सब चीजों को कैप्चर किया है, सब चीजों को अपने शिकंजे में किया है कि हर चीज की छूट उसने अपने आप को दे ली है, उसने हर चीज की छूट प्राप्त कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा से कोई जवाब सवाल नहीं होता, उससे कोई जवाब तलबी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अब ये खबर आई है, हो सकता है ये खबर कहीं कुछ छप जाए, ये भी हो सकता है कि इस खबर को कभी टीवी पे कोई हिम्मतवर एंकर हो, वो अपने कार्यक्रम में दिखा दे, लेकिन उसके बाद में फिर ये बात दब जाएगी, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव सुधार होने हैं। अगर चुनाव सुधार होंगे की प्रक्रिया चलेगी तो उसमें इस बात पे भी गौर किया जाएगा कि राजनीतिक पार्टियां जो बहुत बड़े पैमाने पर चंदा लेती हैं, इनके ऊपर वो टैक्स के दायरे में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए।
वो सूचना के अधिकार के दायरे में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, सारे सारे चुनाव सुधार के हिस्से है। जैसे अभी अगर आप भारतीय जनता पार्टी को एक आरटीआई डालें कि भाई आपको ये रुपया मिला है, टाटा की तरफ से मिला है, ये किस तौफैल में मिला है रुपया आपको, तो आपकी आरटीआई का कोई जवाब नहीं देंगे। वो कहेंगे हम तो आरटीआई के दायरे में आते ही नहीं। इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स वाले भी भारतीय जनता पार्टी से कोई नोटिस नहीं भेज सकते, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो उसके उसके दायरे में आते ही नहीं। तो राजनीतिक दल एक ऐसी एंटिटी है जो संविधानगत एंटिटी नहीं है। मैं इस बात को बार-बार कहता हूं, हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो संविधान में राजनीतिक दलों का कोई जिक्र नहीं है। ये कानून के दायरे में तब आई जबकि दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। तब लगा कि दल जो है ना, है, उसको बदला नहीं जा सकता, वरना उसमें कानून आपका गिरेबान पकड़ सकता है। कुछ खास शर्तों को ही बदला जा सकता है उसको, वरना नहीं बदला जा सकता दल को। उस दल बदल विरोधी कानून से पहले तो ये लोग कोई कानूनी संस्था थे भी नहीं। आप कोई भी संस्था रजिस्टर करा लेते हैं तो उसके आधार पे तो आपको अपने आप को वो करने का सबका अधिकार नहीं मिल जाता। लेकिन अब राजनीतिक दल बहुत बड़ी चीज बन गया है। वो पूरे देश में सत्ता को भोगता है, सत्ता को पहले प्राप्त करता है, सत्ता को भोगता है, फिर तरह-तरह की तिकड़मों से उस सत्ता को कायम रखता है। और इस तिकड़म में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कुशल कांग्रेस भी नहीं थी अपने जमाने में। कांग्रेस जब 60 साल से ज्यादा तक हिंदुस्तान में हुकूमत की, तब भी कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस भी बहुत तरीके से तिकड़ में करती थी, वो भी अपनी सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में ही कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है इन सब कामों के अंदर। पहले हम लोग कहते थे कि भाजपा कांग्रेस की कार्बन कॉपी बनती जा रही है, और कभी-कभी हम लोग ये भी कहते थे कि वर्स्ट कार्बन कॉपी बनती जा रही है। हमारा वो कहना ठीक नहीं था। भाजपा ने साबित किया कि आपका ये कहना उचित नहीं है। कांग्रेस तो कहीं भाजपा के आसपास है ही नहीं। भाजपा तो उससे बहुत आगे निकल गई है। भाजपा राजनीतिक तिकड़म करने के मामले में, अपनी सत्ता को बनाए रखने के मामले में, चुनाव जीतने के मामले में, विपक्ष की पराजय सुनिश्चित करने के मामले में, अब तो वो मूल प्रति है। उसने नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसने। दूसरी पार्टियां उन स्टैंडर्ड्स का पालन करेंगी मतलब। भाजपा जहां पहुंच गई है वहां तो कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां पहुंचा जाएगा। अब वो परमानेंट मेजोरिटी खोज में है। उसने एसआईआर के जरिए हर जगह ये सुनिश्चित करने की किया है उसने कि वो उसे हर जगह जीत हासिल हो। विपक्षियों के वोट कटवा देंगे, अपने वोट जोड़ देंगे। एसआईआर के जरिए उसने ये अधिकार प्राप्त कर लिया। लगातार एसआईआर के मामले पे अभय जी, एसआईआर के मामले पे सुप्रिया शीले, कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला दिया है कि आपके आधार पर कार्ड पर लिखी गई जन्मतिथि अब मान्य नहीं है। पहले सबका आधार बनाया गया, फिर हर चीज को आधार से लिंक किया गया, फिर चुनाव के बीच में आधार हटा दिया गया, फिर लगा दिया गया। सबसे 50 दस्तावेज हैं जो बिना आधार के बन नहीं सकते। उसके बावजूद नित्य नए शगुफे मखौल बना कर रख दिया है नियम, कानून और प्रशासन का। सरकार के दाहिने हाथ तक को नहीं पता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। उनके बकौल यूपी सरकार ने जहां तक आलोचना करने का सवाल है, उनकी आलोचना ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि सरकार के दाएं हाथ को नहीं पता है कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसके पीछे उसके दो तरह के इरादे होते हैं। एक इरादा होता है अल्पकालीन और एक इरादा होता है दूरगामी। 3 साल पहले जबकि बीएलए की कैटेगरी बनाई गई थी, बूथ लेवल एजेंट की कैटेगरी बनाकर चुनाव आयोग के साथ नत्थी की गई थी वो कैटेगरी, तब क्या हमने और आपने इसके ऊपर गौर किया था कि कैटेगरी क्यों बनाई गई? भाई तब तो हम इस कैटेगरी के महत्व से नावाकिफ थे। हमें नहीं पता था कि ये कैटेगरी आगे चलकर एसआईआर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो हमें नहीं पता था कि ये बीएलए की कैटेगरी बनाकर इन्होंने तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है कि वो हिंदुस्तान में मतदाता सूची बनाने के लिए चुनाव आयोग के साथ जुड़ के काम करें, चुनाव आयोग के एजेंट बन जाएं। आप देखिए पहले 3 साल पहले बनाई थी ये सोच के कि आगे जाके हमें इस तरह का कोई काम करेंगे हम। इसलिए ये जो आधार वाला मामला है ना, आधार के साथ जो खेल किया है इन लोगों ने कि पहले आधार को इतना महत्वपूर्ण बनाया, फिर उसको उसकी जो पदवी थी आधार की उससे खींच के उसको नीचे पटक के एक मामूली सी
मामूली से पहचान पत्र में उसको बदल दिया। पहले तो हम सब लोग लगता था कि आधार जो है वो हमारे लिए सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र है, ये हम मानते थे। अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट सब कह रहा है कि वो सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है। भाई पहले तो सब जगह आधार, जब हम पासपोर्ट बनवाने गए थे तो हमने आधार दिया था उनको। जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो आधार से अगर लिंक नहीं होता था तो इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भर पाते थे। अब आप बताइए, इनकम टैक्स रिटर्न देने में आधार से लिंक करना जरूरी है। पासपोर्ट देने के लिए हम लोग आधार देते हैं सब जगह जाकर। और आपको अपना सिम लेना हो, आप एयरटेल के या वोडाफोन के दफ्तर में जाइए, वो आपसे कहेंगे आप आधार दीजिए, अपना आधार दिखाइए। हर जगह आधार मांगा जाता है अभी भी। वो अचानक सरकार ने निर्णय किया कि आधार तो कोई चीज नहीं है, तो बहुत मामूली किस्म का प्रमाण पत्र है। तो ये सब जो फैसले वगैरह होते हैं, इनके पीछे एक डिजाइन होती है, और हम लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि हम लोग उन डिजाइनों के राजनीतिक मतलब को तुरंत उसी वक्त जब ये निर्णय लिए जा रहे हैं उसी वक्त डिकोड कर पाए। हम लोग डिकोड नहीं कर पाते। बाद में पता चलता है कि इसके पीछे तो ये डिजाइन थी। तब तक सारी बाजी हाथ से निकल चुकी होती है, कुछ का कुछ हो चुका होता है। ये बहुत बहुत बार हो रहा है, और मैं स्वीकार करता हूं 4 PM के मंच पर कि मैं नाकाम हूं उन तमाम बातों को डिकोड करने में और उनके दूरगामी महत्व को समझने में। ठीक बात है। बहुत लंबी रणनीतियां, लंबे विमर्श। आजकल गोदी मीडिया लगातार खबरें चला रहा है कि भाई कर्नाटक सरकार गिरने वाली है, सिद्धरामैया और शिव कुमार के बीच में लड़ाइयां बहुत बढ़ गई हैं, खड़गे जी नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इस तरह की तमाम चर्चाएं गोदी मीडिया की वेबसाइटों पर, चैनलों पर चलने लगी। DK शिव कुमार कांग्रेस की आत्मा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया आता है, दिल्ली की मीडिया को बड़ा पटाखे रखते हैं वो DK शिव कुमार। दिल्ली के जो लुटियंस जोन वाले पत्रकार हैं वो DK शिव कुमार से बड़ा गदगद रहते हैं, उनकी पार्टियों में, उनकी दावतों के DK शिव कुमार दीवाने रहते हैं। पिछले दिनों कपिल सिब्बल जी ने पार्टी की थी, छोटी सी, मैं भी गया था उसमें, तो DK शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों वहां पे आए थे। तो क्या इन खबरों में दम है? क्या मोदी जी चाहेंगे कि DK शिव कुमार, जिनको उन्होंने जेल करा दी, जिनको इनकम टैक्स, ED सब कुछ हो गया, लेकिन DK शिव कुमार हत्ते नहीं आए, लड़ते रहे? और वो बहुत बड़े फाइनेंसर भी हैं, कांग्रेस का फाइनेंस भी बहुत बड़ा है, नेटवर्क उनका बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है कि क्या वाकई में कर्नाटक सरकार पे संकट है? क्या DK शिव कुमार की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या कुछ खेल चल रहा है या सिर्फ मीडिया की कपोलपंथी बातें हैं? मेरा कहना है कि ये पूरी तरह से कल्पना नहीं है। मीडिया तो शरारत कर रहा है, वो तो कर्नाटक सरकार को कमजोर दिखाना चाहता है, तो वो तो शरारत हो ही रही है। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की कर्नाटक प्रदेश के ऊपर कांग्रेस का जो कब्जा है, वो भारतीय जनता पार्टी को फूटी आंख भी नहीं सुहाता। उसे लगता है कि ये कांग्रेस को इससे बहुत फायदा है। एक तरह से ये उसके बात में आपस में बात करते हैं, ATM की तरह सरकार काम करती है। फिर साथ में उन्होंने ये भी देखा कि कर्नाटक सरकार के प्रशासन का लाभ उठाकर राहुल गांधी ने SIR के खिलाफ और वोट चोरी की मुहिम वहीं से उन्होंने ब्रेक थ्रू किया। वहां से पूरा महादेवपुरा वाला मामला जो है ना, वो सारा वहीं से उन्होंने ब्रेक थ्रू किया। इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार न रहे, ये वो जरूर चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार वैसे तो गिरा नहीं सकते वो। तो वो DK शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच की उसको हवा दे रहे हैं। अच्छा, DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये कोई उनकी महत्वाकांक्षा छिपी हुई नहीं है। जब इस बार कांग्रेस चुनाव जीती थी तो सब लोग यही कह रहे थे कि भाई 3 साल से इस तरह की बातें कह रही है, DK शिव कुमार 3 साल से सोए नहीं है, क्योंकि उन्होंने भाजपा को हराना था। बताइए किस प्रकार की बात कही जा रही थी कि वो 3 साल से सोए नहीं है। जो आदमी 3 साल से नहीं सोया है, वो उसने अपने लक्ष्य की पूर्ति कर ली है, अब तो उसे मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। लेकिन सिद्धरामैया पिछड़े वर्ग के वहां बड़े नेता हैं, और DK शिव कुमार कार्यकर्ताओं पर कितनी भी पकड़ हो उनकी, कितने भी अच्छे प्रबंधक हों, लेकिन आम लोगों के बीच में अगर किसी व्यक्ति की इमेज है कांग्रेस की तरफ से, तो वो सिद्धरामैया की इमेज है, DK शिव कुमार की इमेज नहीं है। मैं DK शिव कुमार के महत्व को कम करके नहीं आंक रहा हूं। ऐसे लोग हर पार्टी के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं, ना पार्टी उन्हें छोड़ती है, और वो भी जब तक उनका वो मन करता है वो भी पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। अब सुनने में ऐसा आया है कि DK शिव कुमार ने केंद्रीय आला कमान से ये कहा है कि आप मुझे सरकार दे दीजिए। तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि अगले विधानसभा चुनाव में मैं दोबारा जिता के ले आऊंगा। यानी वो आला कमान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धरामैया अब जिता नहीं पाएंगे, उसको जिता मैं ही पाऊंगा।
अच्छा, अब आला कमान के सामने बात है, तो आला कमान उस बात के ऊपर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कुछ फैसला हो जाए, और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे 3 मिलके जो है, उन्होंने 3 लोगों का पैनल बनाया है वो इस झगड़े को निपटाने के लिए। बनाए तो कांग्रेस ने खुद ही घोषित किया है कि कर्नाटक में जो विवाद है, ये 3 लोग मिलके निपटाएँगे उसको। जब कांग्रेस खुद ही कह रही है विवाद तो है ही वहाँ पे। जैसे-जैसे चुनाव की घड़ी नज़दीक आएगी, वैसे-वैसे ये विवाद और बढ़ेगा। क्योंकि डीके शिवकुमार, अब कम से कम पिछली बार उनका मानना है कि हमारी वजह से ही कांग्रेस जीती, हमने ही कांग्रेस जिताया, हमको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। तो अब वो पहले से आश्वासन चाहते हैं कि 100% हमको ही मुख्यमंत्री पद जो है ना, वो दिया जाएगा। वो पूरी तरीके से या तो वो चाहते हैं उन्हें अभी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या उन्हें चाहते हैं उन्हें एक बाकायदा एक पक्का आश्वासन दिया जाए कि इस बार अगर कांग्रेस जीतेगी, और जो वो खुद जिताने के लिए तैयार हैं, उसको जिताने के लिए मेहनत करेंगे, योजना बनाएँगे पूरा, और तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये सब बातें चल रही हैं। मतलब कम से कम दूर से बैठ के देख के तो इतना ही समझ में आता है। क्या लग रहा है कि चाणक्य साहब, अमित शाह जी तोड़-फोड़ कर देंगे? कर्नाटक सरकार गिर गई तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा आघात है? नहीं, कर्नाटक सरकार केवल एक ही तरीके से गिर सकती है कि इन 2 नेताओं में से कोई एक नेता जो है वो टूट जाए। जैसे कि महाराष्ट्र में सरकार जब गिरी थी तो शिंदे ने पार्टी तोड़ दी थी। इस प्रकार का होगा तभी होगा वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक में इस प्रकार की स्थिति है। शिंदे तो पछता भी रहे हैं तोड़ के, क्योंकि शिंदे की जो हैसियत कर दी, जो पर कतर दिए शिंदे के, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा शिंदे पछतावा के। होता जब चिड़िया चुग गई खेत। अब शिंदे की वापसी का कोई चारा नहीं है। अब तो वो जो हैं वही बने रहे, क्योंकि दिक्कत की बात ये है कि शिंदे का पार्टी के भीतर से बहुत दबाव। आपको ध्यान कीजिए कि शिंदे गाँव चले गए थे, गुस्से में वहाँ बने रहे 2-3 दिन। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो जैसे ही शिंदे ने ये कहा, वैसे ही शिंदे के लोग ही उनसे मिलने के लिए गए और उनसे कहा कि भाई ये मत कीजिए, हम लोग सरकार में जाना चाहते हैं। तो शिंदे की समझ में आ गया कि अगर हम सरकार में नहीं गए तो ये लोग तो चले ही जाएंगे सरकार में, हम ही रह जाएंगे अकेले बाहर। इससे तो बेहतर है कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बन जाएं। तो उन लोगों को किसने भिजवाया? तो लोगों से कहा गया होगा कि भाई अगर ये नहीं आना चाहते तो ना आए, तो हम आपको बना देंगे मंत्री, आपको सारे पद वगैरह मिल जाएंगे। और कोई मंत्री पद वगैरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति है पूरी की पूरी। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की स्थिति का बहुत लाभ उठाती है, लेकिन अभी कर्नाटक में वो स्थिति नहीं आई है। महाविकास अघाड़ी की सरकार जो थी, मतलब जो है महाविकास अघाड़ी की सरकार का चरित्र और ढांचा अलग तरह का था। वहां कर्नाटक में कर्नाटक में सरकार है, वो उनका ढांचा अलग तरह का है, मतलब तो वो उस हाँ, तरह से एक ही नहीं कर पार्टी। सकते। हाँ, एक ही पार्टी की सरकार है, इस तरह नहीं टूटेगी। आपको लगता है, आखिरी सवाल, क्या आपको लेकिन अगर लगता है ये झगड़ा चलता रहा उसमें, तो सरकार की साख गिर जाएगी। साख गिर जाएगी? साख गिर जाएगी और भाजपा चुनाव में नुकसान होगा और भाजपा चुनाव जीत जाएगी। वो ठीक बात है। देवगौड़ा और दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा, वो लोग चुनाव जीत जाएंगे। ये आपको अच्छा, सरकार चलानी आपको क्या लगता है कि ये गलती कांग्रेस कर रही है कि कांग्रेस की ओवरहालिंग क्यों नहीं हो पा रही? कारण क्या, कहाँ फंस रहा है पेच? है। कांग्रेस की समस्या ये है, कांग्रेस अपने संगठन के किसी भी विवाद को हल कर ही नहीं पाती। पंजाब की सत्ता पे कांग्रेस में बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति थी कांग्रेस की। वहां पे जो विवाद हुआ, उसको प्रियंका गांधी ने अपने तरीके से निपटाया, पूरा उसको विवाद का कबाड़ा कर दिया। और उसमें एक ऐसे व्यक्ति को उसमें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, अमरिंदर सिंह को बेइज्जत करके निकाला गया। अब वो व्यक्ति जो है कॉमेडी शो में कह लगाता है बैठ जाकर, सिद्धू, वो कॉमेडियन है, उसको एक कॉमेडियन को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। एक ऐसा कॉमेडियन जो कि गंभीर नहीं है कतई, बिल्कुल। मैं तो एक एबीपी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ गया था, उसमें सिद्धू साहब के साथ में बातचीत थी। सिद्धू साहब तो इतने मतलब अपना जान पे हाथ मार मार के इस तरीके से बोल रहे थे, मुझे हैरत में पड़ गया कि ये आदमी कैसे चुनाव जीतेगा। भाई वही हुआ, आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल कैसे कहते नहीं भूसा निकाल दिया इन लोगों का। कांग्रेस ने अपने हाथ से पंजाब खोया। इसी तरीके से वीरभद्र सिंह और जो सिक्खू वगैरह के परिवार के बीच का झगड़ा है, उसमें भी कांग्रेस जो है उस झगड़े को भी नहीं हल कर पाती है। राजस्थान में जो
अशोक गहलोत और इनके बीच में झगड़ा था, वो झगड़े को भी नहीं हल कर पाई कांग्रेस कभी भी। उसमें वो पायलट जो है वो जाते जाते बचे। तो ये बहुत मतलब जो है ये कांग्रेस आला कमान की समस्या है। कांग्रेस जिस तरह भाजपा हल कर देती है अपने झगड़ों को, उस तरह ये लोग नहीं हल कर पाते। ये पॉलिटिकल कमी रह जाती है कांग्रेस में और इसी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।